हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गाउट फार्माकोलॉजी। तो गाउट फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि गाउट होता क्या है, इसमें क्या होता है। तो गाउट में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लग जाता है हमारे जॉइंट्स में, और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन करा देता है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस हो जाती है। तो अब ये यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ते कैसे ब्लड में, इसका क्या रीज़न है? तो इसके 3 रीज़न है। सबसे पहला, इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। तो ये किन कंडीशंस में होता है? ये लिम्फोमा और ल्यूकेमिया में होता है। दूसरा रीज़न है कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम हो जाता है। ये होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर में और लीड नेफ्रोपैथी में। और कुछ ड्रग्स होते हैं जो यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ाते हैं हमारे ब्लड में। तो उसके लिए न्यूमोनिक है पेन। तो पी से आ जाता है पायराजिनामाइड। ए से आ जाता है एस्पिरिन इन लो डोसेज। जब हम एस्पिरिन को लो डोसेज में देते हैं तो यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ाता है ब्लड में, लेकिन जब हम इसी एस्पिरिन को हाई डोसेज में देते हैं तो ये यूरिक एसिड लेवल्स को कम करता है ब्लड में। आई से आ जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स जैसे कि साइक्लोस्पोरिन। एन से आ जाता है नायासिन। ई से इथाम्ब्यूटॉल। और डी से डायूरेटिक्स लाइक लूप डायूरेटिक एंड थायाजाइड्स। तो हम देख लेते हैं ड्रग्स फॉर गाउट। तो गाउट जो है तो 2 टाइप का होता है, एक्यूट गाउट और क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट में हम क्या देते हैं? हम सबसे पहले एनसेड्स देते हैं, फिर उसके बाद हम कोल्चिसिन देते हैं, और फिर उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। और फिर क्रोनिक गाउट में हम यूरिकोसिरिक्स देते हैं जैसे कि प्रोबेंसिड एंड सल्फेनपायराजोन, और सिंथेसिस इनहिबिटर्स देते हैं जैसे कि एलोप्यूरिनॉल, ज़ैंथोप्यूरिनॉल और फेविक्सोस्टैट। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एक्यूट गाउट को। तो एक्यूट गाउट के सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें जो होते हैं सिम्टम्स आते हैं अर्थराइटिस के, जैसे कि पेन, रेडनेस, स्वेलिंग इन जॉइंट्स। तो हमारी ट्रीटमेंट का एम क्या है? एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट में हमारा एम होता है इन्फ्लेमेशन को कम करना और सिम्टमेटिक रिलीफ देना पेशेंट को। इसलिए हम इसकी ट्रीटमेंट में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम एनसेड्स देते हैं एक्यूट गाउट में। एनसेड जो है तो ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, मेनली इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है एक्यूट गाउट में। एनसेड्स हम सारे दे सकते हैं, लेकिन पैरासीटामोल और एस्पिरिन नहीं दे सकते। जो पैरासीटामोल है इसका पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है, तो ये कुछ काम ही नहीं करेगा। मतलब एक्यूट गाउट में इसका क्या ही फ़ायदा, क्योंकि एक्यूट गाउट में तो इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, हमको इन्फ्लेमेशन को कम करना है, लेकिन इसका पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है। और दूसरा एस्पिरिन। एस्पिरिन को जब हम थेरापेटिक डोसेज में देते हैं, मतलब जब हम इसको लो डोसेज में देते हैं, तो ये यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ा देता है ब्लड में। और अगर किसी पेशेंट्स में एनसेड्स के लिए रेजिस्टेंस आ गया तो फिर हम देते हैं कोल्चिसिन। कोल्चिसिन एक माइक्रोट्यूबुल इनहिबिटर होता है। अगर किसी पेशेंट्स में कोल्चिसिन को ही रेजिस्टेंस आ गया तो फिर हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन दिया जाता है। एनसेड्स नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, ये हमने एनसेड्स वाली वीडियो में पढ़ा था, लेकिन कोल्चिसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रीनल सेफ होते हैं। इंडोमिथासिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है एक्यूट गाउट में। अब हम थोड़ा डिटेल में कोल्चिसिन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ट्रीटमेंट बताओ एक्यूट गाउट की, और कोल्चिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज और साइड इफ़ेक्ट्स बताओ। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एक माइक्रोट्यूबुल इनहिबिटर होता है। मतलब ये क्या करता है, जो WBC होते हैं ना हमारे, उनको मूवमेंट के लिए माइक्रोट्यूबुल्स चाहिए रहते हैं। तो अगर ये माइक्रोट्यूबुल्स को इनहिबिट कर देगा तो WBC की मूवमेंट भी इनहिबिट हो जाएंगी, तो कीमोटैक्सिस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से WBC का माइग्रेशन भी नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से WBC फैगोसाइटोसिस भी नहीं कर पाएंगे, तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा। और फिर ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है IL-1 रिलीज़ को फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स। इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम एक्यूट अटैक ऑफ गाउट में देते हैं, और इसको हम फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर में भी देते हैं। और ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्योटाइपिंग में। इसके यूजेस के लिए हमने एक न्यूमोनिक बनाया जो है
UCMS। यू से आ जाता है यूरिक एसिड, मतलब एक्यूट गाउट में देते हैं। सी से सिरोसिस, एम से एक्यूट मेडिटेरेनियन फीवर और एस से सार्कोइडोसिस। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नोजिया और वोमिटिंग, और इसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है डायरिया। ये डायरिया कराता है और माल एब्जॉर्प्शन कराता है। इसको हम इसलिए अभी जो है तो अवॉइड करते हैं, ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते कोल्चिसिन का गाउट के पेशेंट्स में। ये बोन मैरो सप्रेशन कराता है और ये एलोपेशिया कर देता है। एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस, मेल पैटर्न बाल्डनेस। तो ये सब था एक्यूट गाउट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्रोनिक गाउट को। तो क्रोनिक गाउट में तो इन्फ्लेमेशन वगैरह कुछ नहीं, तो हमारी ट्रीटमेंट का एम क्या है? हमें लंबे समय से जो यूरिक एसिड बढ़ रहा है बॉडी में उसको कम करना है। तो हमारा ट्रीटमेंट का एम होता है कि इसकी सिंथेसिस को इनिबिट करना, इसके एक्सक्रीशन को बढ़ाना है यूरिक एसिड के, और इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। तो ये सब देखने से पहले हम पाथवे देख लेते हैं, यूरिक एसिड बनता कैसे हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में एक प्यूरिन होता है हेपोक्सैंथिन। ये प्यूरिन जो है तो कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। तो ये कैसे होता है? हमारे लीवर में एक एंजाइम होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। तो हाइपोक्सैंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। फिर ये यूरिक एसिड ब्लड में आता है और इसका एक्सक्रीशन हो जाता है किडनीज़ में। और फिर जब इसका एक्सक्रीशन होता है ना किडनीज़ में, तो एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर होता है यूरैट, जो है तो उसका रीअब्जॉर्प्शन करा देता है ब्लड में। तो हाइपोक्सैंथिन से यूरिक एसिड बनता है थ्रू एन एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। फिर उसका एक्सक्रीशन होता है किडनीज़ में, और फिर जो है तो यूरैट उसका रीअब्जॉर्प्शन करा देता है फिर से ब्लड में। तो हमको मेनली अगर गाउट को यूरिक एसिड लेवल्स को कम करना है तो हमें इस पाथवे को इनिबिट करना है। तो हम ड्रग भी उसी हिसाब से देते हैं जो इस पाथवे को इनिबिट करते हैं। तो हमारे सबसे पहले ड्रग्स होते हैं ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स। अगर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर क्या करेंगे, हाइपोक्सैंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होने देंगे। और फिर दूसरे कुछ ड्रग्स होते हैं जो यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हम इसलिए इसमें देते हैं यूरिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम्स देते हैं। और कुछ ड्रग्स होते हैं जो यूरैट को इनिबिट कर देते हैं, तो इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा फिर से ब्लड में। तो जो यूरिक एसिड ऑक्सीडेज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं एलेंटोइन में। एक एलेंटोइन जो है तो एक वाटर सोल्यूबल होता है, ये ईजिली अपने किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। ये एक्चुअली जो यूरिक एसिड से एलेंटोइन में कन्वर्ट होने वाला जो कंसेप्ट है ना, ये बर्ड्स में होता है। उनमें एक एंजाइम होता है यूरिकेज, तो उसी को हमने जो है तो ह्यूमंस में यूज़ किया है। तो हम अब ड्रग्स देख लेते हैं क्रोनिक गाउट के लिए। तो सबसे पहले होते हैं ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स, ये वाले जो इस पे एक्ट करेंगे। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आता है एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्रोनिक गाउट में। फिर ऑक्सीप्यूरिनॉल आ जाता है और फेबिक्सोस्टैट। दूसरे आते हैं यूरिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, जो यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो उसमें क्या आता है, पेग्लोटिकेज और रासब्यूरिकेज। और तीसरे आ जाते हैं यूरिकोसूरिक एजेंट्स, जो इनिबिट करते हैं यूरैट को, यूरेट ट्रांसपोर्टर। इसमें ड्रग्स आ जाते हैं प्रोबेंसेट, सल्फेनपायराजोन। तो हम डिटेल में बात करते हैं ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स के बारे में। एक्चुअल में यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ट्रीटमेंट बताओ क्रोनिक गाउट की और एलोप्यूरिनॉल के यूजेज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट्स बताओ। तो हम भी उसको उसी तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एलोप्यूरिनॉल और ऑक्सीप्यूरिनॉल है, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के। ये दोनों जो है तो फेक प्यूरिन्स होते हैं, मतलब ये प्यूरिन्स की तरह ही होते हैं। इसलिए ये जो एंजाइम है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, इनको पहचान नहीं पाता है और ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर देते हैं ज़ैंथिन ऑक्सीडेज का। फेबिक्सोस्टैट ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है। ऑक्सीप्यूरिनॉल एक ऑर्फन ड्रग है जो कि यूज़ करते हैं हम एलोप्यूरिनॉल सेंसिटिविटी में। अगर कोई पेशेंट सेंसिटिव है एलोप्यूरिनॉल को, उसमें एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह आ रहे हैं, तो हम एलोप्यूरिनॉल ना दे के उसमें ऑक्सीप्यूरिनॉल देते हैं। और फेबिक्सोस्टैट को हम यूज़ करते हैं
एलोप्यूरिनॉल रेजिस्टेंस केसेस में, मतलब अगर किसी पेशेंट में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है एलोप्यूरिनॉल के लिए तो हम उसमें फेविक्सोस्टैट देते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट होता है कि इंक्रीज़ कर देता है सीवियर डेथ के रिस्क को। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एलोप्यूरिनॉल की, जो कि सबसे मेन पॉइंट है हमारे इस टॉपिक का। तो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है एलोक्सैंथिन। अब इसके यूजेस क्या है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्रोनिक गाउट में, इसको हम ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में देते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में देते हैं, और इसको लिश-नियान सिंड्रोम में भी देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कराता है, जैसे कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, फिर रैशेस कराता है, ये हेपेटोटॉक्सिक होता है, इससे ड्रेस सिंड्रोम का रिस्क जो है तो बढ़ जाता है। और प्लास्टिक एनीमिया करता है, मतलब ये बोन मैरो को सप्रेस करता है। और एलोप्यूरिनॉल हाइपर सेंसिटिविटी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या था, फेविक्सोस्टैट होता है, और रेजिस्टेंट में हम यूरिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम्स दे दें। इससे ओरोटिक एसिडूरिया होता है, नोजर वोमिटिंग, तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है। इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते तो एक CYP-P450 इनिबिटर है, इसलिए इसकी ये क्या करता है, कुछ दूसरे ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है, जैसे कि थियोफिलिन। और थियोफिलिन की टॉक्सिसिटी जब बढ़ जाती है तो उससे सीजर्स होते हैं, और वारफेरिन की भी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जो वारफेरिन है ना, ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, और जब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएंगी ना तो फिर ब्लीडिंग बढ़ जाती है। ड्रग इंटरेक्शंस में बात करें तो एक ड्रग होता है 6-मर्केप्टोप्यूरिन, इसको मेटाबोलाइज करता है एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज और बना देता है थायोयूरिक एसिड। ये 6-मर्केप्टोप्यूरिन है ना, ये कैंसर ड्रग है, इसको हम कैंसर में देते हैं। तो एलोप्यूरिनॉल जब ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट करता है तो इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है 6-मर्केप्टोप्यूरिन की, जिसकी वजह से हो जाता है बोन मैरो सप्रेशन। इसलिए हम कभी भी एलोप्यूरिनॉल और 6-मर्केप्टोप्यूरिन को साथ में नहीं देते। अब एलोप्यूरिनॉल के एडवांटेजेस क्या है, तो ये क्या करता है, यूरिक एसिड को लो करता है ब्लड और यूरिन में, ये इनिबिट करता है रीपरफ्यूजन इंजरी को, और ये सेफ होता है रीनल फेलियर और रीनल स्टोन्स में। ये डिक्रीज़ करता है साइज ऑफ एग्जिस्टिंग टोफाई, और ये प्यूरिन सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है, मतलब ये जो डी नोवो सिंथेसिस होता है ना प्यूरिन का, उसको ये इनिबिट कर देता है। सो दैट्स ऑल अबाउट गाउट फार्माकोलॉजी। इस टॉपिक के नोट जो है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पे जाके इसके नोट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।